हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए एक नई सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम निर्माण आईएएस की बुक से पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति जिस यूनिट 10 को कवर करेंगे, जिसमें हम विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। कम्प्लीटली यूनिट 10 से रिलेटेड होगा और हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद हम उनके एमसीक्यूज़ या उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करेंगे और इसमें 1000 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। तो इस बुक को हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित होगा, जिसमें हम सामान्य परिचय, जिसमें भौगोलिक वितरण और जनसंख्या से संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनजाति अथवा आदिवासी ऐसे मानव समूह हैं जो वर्तमान में भी विकास के सोपान पर क्या हैं, पिछड़े हुए हैं। तो जनजातीय आदिवासी हम कैसे मानव समूह को कहते हैं जो विकास के सोपान पर या विकास के क्षेत्र पर अभी भी क्या हैं, पिछड़े हुए हैं। सेकंड पॉइंट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंश या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 में अनुसूचित जनजातियों के रूप में क्या है, माने गए हैं। तो अगर हम देखें, तो अगर हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के बारे में देखें तो अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूह से है जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 342 के खंड 1 में अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। तो अगर जो जनजातीय हैं वो अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अनुसार जनजातियों का तात्पर्य या जनजातियों की जो संविधान में जहाँ पे बताया गया है जनजातियों से संबंधित, वो कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 342 के खंड 1 में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अनुसूचित शब्द अंग्रेजी भाषा के शेड्यूल्ड शब्द का हिंदी अनुवाद है जिसका अर्थ सूची होता है, अर्थात अनुसूचित शब्द से तात्पर्य सूचीबद्ध करने से है। तो अनुसूचित शब्द अंग्रेजी भाषा के शेड्यूल्ड शब्द को शेड्यूल्ड शब्द का क्या है, हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ क्या होता है, सूची होता है, अर्थात अनुसूचित शब्द से तात्पर्य सूचीबद्ध करने से है। वर्ष 1950 ईस्वी में जनजातियों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध करने के कारण ही अनुसूचित जनजाति कहा गया। तो वर्ष 1950 ईस्वी में जनजातियों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध करने के कारण ही, किसको, जनजातियों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध करने के कारण ही अनुसूचित जनजाति कहा गया है। इसके बाद वर्ष 1950 ईस्वी में भारतीय समाज की 212 जनजातियों को सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति का क्या किया गया है, दर्जा दिया गया है। तो वर्ष 1950 में भारतीय समाज की 212 जनजातियों को क्या किया गया, सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति का क्या दिया गया, दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारत में जनजातियों के वर्गीकरण को समझाने के लिए या किसी समुदाय या जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए चंदा समिति ने 1960 ईस्वी में 5 मानक का क्या किया है, निर्धारण किया है। तो कौन सी समिति ने, चंदा समिति ने 1960 में 5 मानक का क्या किया है, निर्धारण किया है। तो जनजातियों के वर्गीकरण को समझाने के लिए या किसी समुदाय या जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए चंदा समिति ने 1960 ईस्वी में 5 मानक का क्या किया है, निर्धारण किया है। और वो 5 मानक कौन कौन से हैं? तो पहला मानक है भौगोलिक एकाकीपन, दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, तीसरा है आदिम जाति के लक्षण और चौथा है पिछड़ापन और पांचवा संकोची स्वभाव। तो ये 5 जो हैं ये चंदा समिति के द्वारा क्या किए गए हैं, ये 5 जो है मानक का निर्धारण किया गया है। भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन और संकोची स्वभाव। इसके बाद अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स देखें तो जो भी जाति या समुदाय इन मानकों को पूर्ण करेगी उन्हीं को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इन मानकों के आधार पर भारत की कुल 461 जनजातियों में से 424 जनजाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। इसके बाद इंपीरियल गजेटियर के अनुसार जनजातीय परिवार या परिवारों का ऐसा समुदाय है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली बोलते हैं, जो एक सामान्य भूभाग पर रहने का दावा करता है और जो हमेशा अंतर्विवाह नहीं करता भले ही प्रारंभ करता रहा हो। तो इंपीरियल गजेटियर के अनुसार जनजाति परिवार या परिवारों का ऐसा समुदाय है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली बोलता है, जो एक सामान्य भूभाग पर रहने का दावा करता है और जो हमेशा अंतर्विवाह
विवाह नहीं करता, भले ही प्रारंभ करता रहा हो। इसके बाद मानव शास्त्र के अनुसार जनजाति क्या है? तो मानव शास्त्र के अनुसार जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जो निश्चित क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक एकरूपता और एकीकृत सामाजिक संगठन रखता है। तो अगर हम बात करें मानव शास्त्र के अनुसार, तो जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जो निश्चित क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक एकरूपता और एकीकृत सामाजिक संगठन रखता है। इसके बाद देखें डीएन मजूमदार के अनुसार, तो डीएन मजूमदार के अनुसार जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय और उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। तो डीएन मजूमदार ने क्या कहा है कि जनजाति परिवारों का या परिवार के समूह का एक ऐसा संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर क्या करते हैं, निवास करते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय और उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसके बाद प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जनजातियों या आदिवासियों को बनवासी या अत्विका कहा गया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जनजातियों को क्या कहा गया है, तो बनवासी या अत्विका कहा गया है। इसमें ये अत्विका वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है हमें कि अत्विका शब्द जो है ये प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जनजाति या आदिवासी को क्या कहा गया है, वनवासी या अत्विका कहा गया है। ब्रिटिश काल में जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा है। तो ब्रिटिश काल में जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, आदिवासियों को क्या कहा है, पहाड़ी जनजाति कहा है। क्या कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ब्रिटिश काल में आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा है। महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन तथा गोविंद सदाशिव धुरिये ने इसे पिछड़े हिंदू कहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जनजाति महात्मा गांधी ने इन्हें किसने, आदिवासी या जनजाति को क्या कहा है, तो महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा है। और गोविंद सदाशिव घुरिये ने इन्हें पिछड़ा हिंदू कहा है। किसने, गोविंद सदाशिव घुरिये ने इन्हें क्या कहा है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। जनजाति समुदाय के लिए प्रथम बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया। जनजातियों के लिए इनके द्वारा किए गए कार्य के कारण ही इन्हें जनजातियों का पितृ पुरुष कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन, गोविंद सदाशिव घुरिये ने पिछड़े हिंदू और जनजातीय समुदाय के लिए प्रथम बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया और जनजातियों के लिए इनके द्वारा किए गए कार्य के कारण इन्हें जनजातियों का क्या कहा जाता है, पितृ पुरुष कहा जाता है। ठक्कर बाबा के द्वारा जनजातियों पर ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक किताब 1950 में लिखी गई। तो ठक्कर बाबा के द्वारा जनजातियों पर ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक किताब कब लिखी गई, 1950 में लिखी गई। इसके बाद बैरियर एल्विन ने जनजातीय समूह की कला और संस्कृति, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक मुरिया और उनका घोटुल 1947 में और द बैगा जो है वो 1939 में लिखी। तो हमें ध्यान रखना है, ऑलरेडी हमने पिछले सेशंस में जो क्लासेस देखी हैं उनमें पढ़ा है, लेकिन फिर भी जब हम पूरी क्लास यहाँ पे एक फैक्ट को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि बैरियर एल्विन ने जनजातीय समूहों की कला और संस्कृति, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक, मतलब बैरियर एल्विन ने पुस्तक लिखी है कौन सी, मुरिया और उनका घोटुल, और कौन सी पुस्तक लिखी है, द बैगा पुस्तक लिखी है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, जनजातियों का विस्तृत सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन तिवारी एवं शर्मा ने किया। तो जनजातियों का विस्तृत सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया, तिवारी एवं शर्मा ने किया। मध्य प्रदेश में जातियों और जनजातियों का सर्वप्रथम आधिकारिक संग्रह द ट्राइब्स एंड कॉस्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस 1931 के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हीरालाल एवं रसेल थे। तो अगर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जातियों और जनजातियों का सर्वप्रथम आधिकारिक संग्रह दी ट्राइब्स एंड कॉस्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस 1931 के रूप में प्रकाशित हुआ था। और इसके लेखक, द ट्राइब्स एंड कॉस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस के लेखक कौन थे, हीरालाल एवं रसेल थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनजातियों को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नामों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदिवासी नाम। जनजातियों को आदिवासी किसने कहा है, तो जनजातियों को आदिवासी काका कालेलकर ने, A.B. ठक्कर ने, जिन्हें हम ठक्कर बापा भी कहते हैं, सर हरवर्ट रिजले ने, श्री लेसी ने और श्री एल्विन ने क्या कहा है, आदिवासी कहा है। पहाड़ी जनजाति किसने कहा है, तो पहाड़ी जनजाति जो है वो किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। पिछड़े हिंदू किसने कहा है, तो पिछड़े हिंदू डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने कहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें
विलीन मानवता ने क्या कहा है? तो विलीन मानवता ने डॉक्टर दास एंड दास कहा है। क्या कहा है? डॉक्टर दास एंड दास कहा। विलीन मानवता जो है ये किसने कहा है? तो विलीन मानवता डॉक्टर दास एंड दास ने कहा है। दलित वर्ग किसने कहा है? तो दलित वर्ग अंग्रेजों ने कहा है। गिरिजन किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। अनुसूचित जनजाति किसने कहा है? भारतीय संविधान ने कहा है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि आदिवासी किसने कहा है? तो आदिवासी काका कालेलकर, ए बी ठक्कर, सर हर्बर्ट रिजले, श्री लेसी, श्री एल्विन। पहाड़ी जनजाति ग्रियर्सन ने कहा है। पिछड़े हिंदू डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये। विलीन मानवता डॉक्टर दास एंड दास ने कहा है। दलित वर्ग अंग्रेजों ने कहा है। गिरिजन महात्मा गांधी। अनुसूचित जनजाति किसके द्वारा कहा गया है? भारतीय संविधान के द्वारा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, पहला पॉइंट अगर देखें, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला क्या है? राज्य है। तो मध्य प्रदेश जो है ये भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या जो है वो कितनी है? तो ये यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं जो कि कितना है? 1,53,16,784। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? 21.9% है। तो हमें ये आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इन्हें नहीं पढ़ना, बस हमें ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.9% है। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.9% क्या है? ये जो है ये अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। तो मध्य प्रदेश की जो पूरी जनसंख्या है उसमें से 21.9% किसकी जनसंख्या है? अनुसूचित जनजाति की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित थी। तो मध्य प्रदेश में जो है कुल 46 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित थी, परंतु 8 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में से कीर, मीना एवं पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 43 अनुसूचित जनजाति जो है वो क्या है? अधिसूचित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लेकिन ऑलरेडी हमने इसे पिछली क्लास में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में कुल अब कितनी जनजाति समूह है? 46 अनुसूचित जनजाति समूह है। लेकिन 8 जनवरी 2003 को क्या किया गया है? कीर, मीना और पारधी जनजातियों को क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया है, मतलब अनुसूचित जनजाति समूह से बाहर कर दिया गया है। और इस प्रकार से वर्तमान में कितनी 43 अनुसूचित जनजाति जो है वो क्या है? अधिसूचित है। 3 जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा प्रतिशतता की दृष्टि से 13वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हर एक फैक्ट जो है इस बुक में ऑलरेडी वही फैक्ट्स दिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये बुक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो खुद भी ले सकते हैं या चाहें तो मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा प्रतिशतता की दृष्टि से 13वां स्थान है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अनुसूचित जनजाति में अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्या है? प्रथम स्थान है। और प्रतिशतता के अगर हम आधार पर देखें तो कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य है? भारत में कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश है। और प्रतिशतता के आधार पर अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 13वां। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या, तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पर, कौन से जिले में पाई जाती है? धार जिले में पाई जाती है। तो अधिकतम जनजातीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? धार जिले में। और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या जो है वो कहाँ पाई जाती है? भिंड में पाई जाती है। तो हमें ध्यान रखना है ये दोनों ही फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अधिकतम जनजातीय जनसंख्या जो है ये कहाँ, कौन से जिले में? धार में। और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो क्या है? भिंड है। परंतु कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष जिला, अगर हम बात कर रहे हैं जनजातीय जनसंख्या वाला जिला, तो अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला धार है और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला भिंड है। लेकिन अगर हम कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो जनजातीय प्रतिशत के आधार पर शीर्ष जिला जो आता है, सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अलीराजपुर में। और सबसे कम हमको कहाँ
कहाँ देखने को मिलती हैं? भिंड में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें अधिकतम जनजातीय जनसंख्या के आधार पर तो धार में, लेकिन अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? अलीराजपुर में। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या कहाँ? भिंड में। और न्यूनतम प्रतिशतता के आधार पर भी कहाँ देखने को मिलता है हमें? तो वो भिंड में ही। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 10.40 लाख आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का मात्र 6.8% है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 10.40 लाख आदिवासी ही नगरों में क्या करते हैं? निवास करते हैं, जो कुल जनजातीय संख्या का क्या है? 6.8% है। मतलब मात्र इतने ही लोग हैं जो कहाँ पे रहते हैं? शहरों में। शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जिले का प्रथम स्थान है। तो अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जिले का प्रथम स्थान है, जहां 76.8% जनजातीय जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो भिंड है जो, अगर हम बात करें कि कहाँ की जनजातीय जनसंख्या जो है वो शहरों में सबसे ज़्यादा निवास करती है, वो कौन सी है? भिंड है। जबकि डिंडोरी जिला अंतिम स्थान पर है, जहाँ मात्र 1.6% जनजातीय जनसंख्या शहरों में क्या करती है? निवास करती है। तो सबसे ज्यादा जो जनजातीय जनसंख्या जो शहरों में निवास करती है वो कहाँ से? भिंड से। और सबसे कम जो करती है वो कहाँ से करती है? डिंडोरी से करती है। तो सबसे कम कहाँ से? डिंडोरी से। और सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जिले का प्रथम स्थान है। और सबसे कम स्थान जो है वो किसका है? जो कि जनजातीय जनसंख्या शहरों में निवास करती है, सबसे कम जो है वो किसका नाम आता है? डिंडोरी का। इसके बाद हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या भील जनजाति की है, जबकि देश में किसकी है? गोंड की है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? भील जनजाति की है। जबकि देश में कौन सी जनजाति की है? सर्वाधिक जनसंख्या है गोंड की है। तो मध्य प्रदेश में भील की और देश में किसकी है? गोंड की है। मध्य प्रदेश में गोंड व कोल क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले भीलों की जनसंख्या, उसके बाद गोंड, और फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? कोल जनजाति आती है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों की विशेषताओं के बारे में। पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की आदिवासी जनजातियां बहुत सी उप जनजातियों में विभाजित हैं, जो स्वयं अपने आप में एक जनजाति बनाती हैं। सभी जनजातियों में कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे ये जनजातियां आज भी सभ्यता से काफ़ी दूर हैं तथा दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। ये मुख्यतः निग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की प्रजातियों से बनी है। तो ये जो जनजातियां हैं ये किससे बनी है? कौन सी प्रजातियों से? तो निग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों से बनी है। तीसरा पॉइंट है, ये विशिष्ट जनजातीय भाषा का प्रयोग करती हैं। ये प्राचीन धर्म को मानती हैं, बहुदेववाद होती हैं तथा भूत प्रेतों की क्या करती हैं? पूजा पर बल देती हैं। यह परंपरागत कार्य जैसे पुरातन पद्धति से कृषि करना, वनोपज का संग्रहण करना, शिकार करना अथवा मछली पकड़ना जैसा कार्य करती हैं। यह प्रायः मांसाहारी होते हैं। अधिकांश जनजातियां नग्न एवं अर्धनग्न अवस्था में रहती हैं। तो इस तरीके से हमने सभी जनजातियों की विशेषताओं के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय समस्याओं के बारे में। समस्याएं क्या होती हैं? जनजातीय समस्याएं, तो पहला समस्या दिया गया है संचार साधनों का अभाव, अशिक्षा के कारण लोक नियोजन के कटाव व अन्य आधुनिक तकनीकी का उपयोग से बचना। तो अशिक्षा होती है, शिक्षित नहीं होते, जिसकी वजह से इन्हें लोक नियोजन से कटाव होता है और अन्य आधुनिक तकनीकी का उपयोगों से बचना। ऋणग्रस्तता की समस्या, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से उत्पन्न समस्याएं, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास की समस्याएं, बाल विवाह के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्त्रियों की निम्न स्थिति, युवा ग्रहों के पतन के कारण उत्पन्न समस्याएं, धार्मिक एवं भाषा संबंधी समस्याएं, आवास एवं परिस्थिति से संबंधित समस्याएं, जंगलों के विनाश से संबंधित समस्याएं, ललित कलाओं के पतन की समस्याएं, स्थानांतरित कृषि के कारण फसल की अनिश्चितता देखने को मिलती है, खाद्य पदार्थों के अभाव की समस्या। तो ये सभी जो है ये क्या है? समस्याएं, और ये हम इजीली जान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार में हम सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूभाग में आपको जनजातियों का विस्तार देखने को मिलता है। फिर भी ये जनजाति सर्वाधिक रूप से पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में क्या होते हैं? निवासरत होते हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जो जनजातियां होती हैं ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होती हैं?
सर्वाधिक निवासरत होती हैं। पश्चिम में धार तथा झाबुआ जिलों में सतपुड़ा श्रृंखला के पश्चिमी हिस्सों में भील जनजाति, तो हमने ऑलरेडी बहुत बारी पढ़ा है, लेकिन फिर भी पश्चिम में धार तथा झाबुआ जिले में, पश्चिम में कहाँ पे, धार तथा झाबुआ जिलों में सतपुड़ा श्रृंखला के पश्चिमी हिस्सों में भील जनजाति, कौन सी, भील जनजाति, सतपुड़ा पर्वत के या सतपुड़ा श्रृंखला के पश्चिमी हिस्से हम देखते हैं तो वहां पे हमें कौन सी जनजाति, भील जनजाति, या धार जिला, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, वहां पर हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, भील जनजाति। मध्य हिस्सों में अगर हम बात कर रहे हैं मध्य हिस्सों में, तो मध्य हिस्सों में गोंड जनजाति, और इसके बाद अगर देखें तो मध्य हिस्सों में गोंड और कोरकू जनजाति, और पूर्वी हिस्सों में बैगा और भारिया जनजातियों का निवास स्थान है। तो अगर हम मध्य भाग देखते हैं तो मध्य हिस्सों में किसका है, गोंड और कोरकू जनजाति का निवास हमें देखने को मिलता है, और पूर्वी हिस्सों में बैगा और भारिया जनजातियों का हमें क्या देखने को मिलता है, निवास स्थान। मध्य भारत के पठार में सहरिया जनजाति, तो मध्य भारत का अगर हम पठार देखते हैं, मध्य भारत के पठार में हमें कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति, रीवा पन्ना के पठार में कोल जनजाति, बघेलखंड के पठार में बैगा और पनिका जनजातियों का क्या होता है, निवास क्षेत्र है। तो मध्य भारत के पठार में हमें सहरिया जनजाति, रीवा पन्ना के पठार में कोल जनजाति, बघेलखंड के पठार में बैगा और पनिका जनजातियों का निवास क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है, बघेलखंड के पठार में बैगा और पनिका जनजातियों का निवास क्षेत्र देखने को मिलता है। मध्य में मालवा के पठार में गोंड और भील जनजाति का निवास स्थान देखने को मिलता है। मध्य में किसका, अगर हम बात करें तो मध्य में अगर हम देख रहे हैं तो मध्य में मालवा के पठार में गोंड और भील जनजाति का निवास स्थान देखने को मिलता है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश एक क्या है, मध्य प्रदेश जो है ये एक जनजातीय प्रदेश है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जनजातियों की भौगोलिक अथवा प्रादेशिक वितरण को व्यवस्थित अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो व्यवस्थित अध्ययन की दृष्टि से क्या किया गया है, प्रादेशिक वितरण जो किया गया है, इसको मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की भौगोलिक अथवा प्रादेशिक वितरण को व्यवस्थित अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, जिनका विवरण हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। तो मध्य प्रदेश के जनजातीय प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी जनजातीय प्रदेश, पश्चिमी जनजातीय प्रदेश, उत्तरी जनजातीय प्रदेश और मध्य या दक्षिणी जनजातीय प्रदेश। तो 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी या मध्य जनजातीय प्रदेश में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय प्रदेशों के बारे में। जनजातीय प्रदेश में हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो पूर्वी जनजातीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। कौन से प्रदेश के बारे में, पूर्वी जनजातीय प्रदेश। और पूर्वी में हमें पता है कि कौन से जिले आते हैं, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, सीधी और कटनी। यहाँ पे पूर्वी जनजातीय प्रदेश में हमें कौन कौन सी जनजातियां देखने को मिलती हैं, गोंड, कोल और बैगा जनजाति देखने को मिलती है। कौन सी, गोंड, कोल और बैगा। पश्चिमी जनजातीय प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश कौन कौन से जिले आ जाते हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, मंदसौर और रतलाम। कौन से, पश्चिमी जनजातीय प्रदेश में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, मंदसौर और रतलाम, ये जो हैं ये पश्चिमी जनजातीय प्रदेश में आती हैं। और कौन कौन सी इन जिलों में कौन कौन सी हमें जनजाति देखने को मिलती है, तो भील जनजाति, भील की ही जो उप जाति है जो जिसे क्या कहा जाता है, भिलाला। तो भील, भिलाला और कोरकू जनजाति ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, भील, भिलाला और कोरकू पश्चिम जनजातीय प्रदेश में। पूर्वी जनजातीय प्रदेश में कौन सी देखने को मिल रही थी, गोंड, कोल और कौन सी, बैगा जनजाति। इसके बाद हम उत्तरी जनजातीय प्रदेश में देखते हैं। उत्तरी जनजातीय प्रदेश में श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड और गुना। तो उत्तरी जनजातीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड और गुना। हमें कौन सी उत्तरी जनजातीय प्रदेश में जो मुख्यतः हम देखते हैं कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, सहरिया जनजाति। इसके बाद मध्य या दक्षिणी जनजातीय प्रदेश में हमें कौन कौन से जिले देखने को मिलते हैं, डिंडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, हरदा और बालाघाट। यहाँ पे हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, तो गोंड देखने को मिलती है, भारिया, कोरकू, परधान और बैगा। तो क्योंकि दक्षिणी जनजातीय प्रदेश में तो हम समझ जाते हैं कि कोरकू, भारिया देखने को मिलेगी, परधान देखने को मिलेगी, और क्योंकि मध्य दक्षिणी जनजातीय प्रदेश है तो यहाँ पे हमें गोंड, बैगा भी देखने को मिलती है। तो सब
सबसे पहले अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी जनजातीय प्रदेश के बारे में, पूर्वी जनजातीय प्रदेश के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूर्वी जनजातीय प्रदेश के बारे में हम सबसे पहला पॉइंट जो देखेंगे, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को पूर्वी जनजातीय प्रदेश कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को पूर्वी जनजातीय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में राज्य की 14% जनजातीय जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। तो पूर्वी जनजाति कितने जनजातीय अगर हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जनसंख्या जो है ये मध्य प्रदेश में पूरी जनसंख्या का लगभग 21% जो है वो क्या है, जनजातीय जनसंख्या है। और उन जनजातीय जनसंख्या में अगर हम पूर्वी जनजातीय प्रदेश में देखें तो कुल कितने प्रतिशत रहते हैं, 14% जनजातीय जनसंख्या जो है वो पूर्वी भाग में निवास करती है। और इस जनजातीय प्रदेश में शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल में कितना, शहडोल में 44.7%, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर, शहडोल। उसके बाद सिंगरौली 32.6%, और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो अनूपपुर में 47.8%। तो अगर हम देखें जनजातीय प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश शामिल है, सॉरी इन जनजातीय प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो शहडोल शामिल है, सिंगरौली शामिल है, अनूपपुर शामिल है। इसके बाद अगर हम देखें उमरिया शामिल है, सीधी जिला तथा कटनी जिले क्या हैं, शामिल हैं। और अगर हम पूर्वी जनजातीय क्षेत्र को देखें तो पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में गोंड, कोल, बैगा इस क्षेत्र की मुख्य क्या है, जनजातियां हैं। इस जनजातीय प्रदेश में रीवा पठार का भाग आता है। तो इस जो पूर्वी जनजातीय क्षेत्र है इसमें कौन सा पठार आता है, तो इसमें रीवा पठार का क्या आता है, भाग आता है। रीवा पठार के आसपास कोल प्रमुख जनजाति पाई जाती है। और इस क्षेत्र में मंडला, डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट जिलों के कुछ भागों में बैगा चक बनाए गए हैं। बैगा चक मतलब बैगा के गांव बनाए गए हैं। तो मंडला, डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट जिलों के कुछ भागों में क्या बनाया गया है, बैगा चक बनाए गए हैं। कहाँ पर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया और बालाघाट में बैगा चक बनाए गए हैं। इस क्षेत्र की जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत अपेक्षाकृत क्या है, अधिक है। तो ये जो हम पूर्वी क्षेत्र देख रहे हैं ना, पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पे साक्षरता का प्रतिशत अगर हम देखें, जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत अपेक्षाकृत क्या है, अधिक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पश्चिमी जनजातीय प्रदेश के बारे में। पश्चिमी जनजातीय प्रदेश को अगर हम पढ़ें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को पश्चिमी जनजातीय प्रदेश कहा जाता है। इस जनजातीय प्रदेश में राज्य की 1/3 लगभग 36.27% जनजातीय जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इस जनजातीय प्रदेश के इस जनजातीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, अलीराजपुर आता है, झाबुआ आता है, बड़वानी आता है, धार आता है, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, मंदसौर और रतलाम जिले क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो अगर हम पश्चिमी जिले देखते हैं, अगर पश्चिमी जनजातीय प्रदेश देखते हैं तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं, अलीराजपुर, इसके बाद झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, मंदसौर और रतलाम जिले शामिल हैं। इस प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जो हैं वो कौन सी हैं, तो भील, भिलाला और कोरकू आदि जनजातियां हैं। तो हमने पढ़ा था कि पश्चिम की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन सी हैं, भील, भिलाला, कोरकू आदि हैं। इस जनजातीय प्रदेश में विंध्य श्रेणी तथा सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी भाग, नर्मदा की निचली घाटी और मालवा पठार का कुछ भाग आता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो पश्चिमी जनजातीय प्रदेश है इसमें विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी भाग और नर्मदा की निचली घाटी तथा मालवा पठार का कुछ भाग आता है। इस कटे फटे पहाड़ी पठारी प्रदेश में मुख्यतः भील जनजाति बसती है, जिनके बिखरे हुए छोटे छोटे क्या हैं, गांव हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं पश्चिमी जनजाति प्रदेश के क्या पढ़ते हैं, विकासखंड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, धार। और धार के अगर हम विकासखंड देखें तो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो धार जिले के विकासखंड अगर हम देखें तो बाघ, नीरसपुर, तिरला, नालशा, कुक्षी, डही, गंधवानी, धर्मपुरी, उमरवन, मनावर और सरदारपुर, ये क्या है, पश्चिमी जनजातीय प्रदेश के हम विकासखंड देख रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं जिला, धार जिले में कितने विकासखंड है, तो हम देखें तो बाघ है, नीरसपुर है, तिरला है, नालछा है, कुक्षी है, डही है, गंधवानी है, धर्मपुरी है, उमरवन है, मनावर है और क्या है, सरदारपुर है। इसके बाद झाबुआ का अगर हम देखें तो झाबुआ में रानापुर, रामा, थांदला, मेघनगर, पेटलावाद, भावरा, जोबट,
उदयगढ़, कट्टीवाड़ा, अलीराजपुर और सोंडवा। तो झाबुआ से कौन कौन से विकास खंड है? रानापुर है, रामा है, थांदला है, मेघनगर है, पेटलावाद है, भावरा, जोबट है, उदयगढ़ है, कट्टीवाड़ा, अलीराजपुर और सोंडवा जो है ये विकास खंड है कहाँ से, कौन से जिले से? झाबुआ। इसके बाद खरगोन जिले से देखें तो सैगांव, खरगोन, गुड़गांव, भगवानपुर, बीकन गांव और झिरन्या, ये जो है कहाँ के विकास खंड है, कहाँ से विकास खंड है? ये खरगोन से। सैगांव, खरगोन, गोगांव, भगवानपुर, बीकन गांव और झिरन्या। बड़वानी से सेंधवा, पानसेमल, निवाली, ठीकरी, बड़वानी, राजपुर, पाटी और महेश्वर। बड़वानी से विकासखंड के नाम कौन से? सेंधवा है, पानसेमल है, निवाली है, ठीकरी है, बड़वानी है, और क्या है? राजपुर है, पाटी है और महेश्वर है। खंडवा से खकनार और खंडवा। रतलाम से क्या है? सैलाम और रतलाम। तो ये सभी हमने क्या देखे? ये सभी हमने जिला और उनसे संबंधित जो उस जिले में जो विकास खंड थे उनके बारे में देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी जनजाति प्रदेश के बारे में। हमने 2 जनजाति प्रदेश पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी जनजाति प्रदेश, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तरी जनजाति प्रदेश कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को उत्तरी जनजाति प्रदेश कहा जाता है। इस जनजाति प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। तो उत्तरी जनजाति प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। इस जनजाति प्रदेश में अगर हम बात करें तो श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड तथा गुना आदि जिले क्या हैं? शामिल हैं। इस प्रदेश की प्रमुख जनजाति जो है, उत्तरी जनजाति प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। इस जनजाति प्रदेश में बुंदेलखंड पठार का भाग आता है। बुंदेलखंड में सौर, पनिका एवं खैरवार जनजातियां हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि बुंदेलखंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो बुंदेलखंड में जो हमें जनजातियां देखने को मिलती हैं, सौर, पनिका और खैरवार जनजातियां हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ अगर हम ये मैप देखें तो यहाँ पर ये अगर हम देखें तो ये कौन सा बाहुल्य क्षेत्र है? सहरिया बाहुल्य क्षेत्र है। ये जो उत्तरी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र भील बाहुल्य क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा है? कौन सी जनजाति? कोरकू बाहुल्य क्षेत्र है। ये मध्य वाला भाग अगर हम देखते हैं तो गोंड बाहुल्य क्षेत्र है। पूर्वी हिस्सा अगर हम देखें तो बैगा बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ रीवा पठार के पास, तो यहाँ पर हमें कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है? कोल बाहुल्य क्षेत्र देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम आखिरी चलते हैं और हम आखिर में कौन से पढ़ेंगे? मध्य या दक्षिणी जनजाति प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग को दक्षिणी जनजाति प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में राज्य की 23.28% जनजातीय जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। इस जनजातीय प्रदेश में डिंडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाणुना, हरदा और बालाघाट जिले शामिल हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, बट हमें एक बार और ध्यान रखना है कि ये जो दक्षिणी जनजातीय प्रदेश है इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो डिंडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाणुना, हरदा और बालाघाट जिले जो हैं ये सम्मिलित किए गए हैं। मध्य प्रदेश मैकल श्रेणी तथा पूर्वी सतपुड़ा का भाग है। पश्चिम में महादेव पहाड़ तक इसका क्या है? विस्तार है। और इस जनजातीय प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जो हैं वो कौन सी हैं? गोंड जनजाति है, बैगा जनजाति है, कोल जनजाति है, कोरकू जनजाति है, परधान जनजाति, भारिया जनजाति आदि है। तो ये जो दक्षिणी जनजातीय प्रदेश है यहाँ पे हमें मोस्टली कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, परधान और भारिया जनजाति। इसके बाद मध्य या दक्षिणी जनजाति प्रदेश के विकासखंड को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैतूल जिला के विकासखंड के बारे में, जिसमें हम चिचोली, घोड़ा डोंगरी, भीमपुर, भैंसदेही, शाहपुर और आठनेर को देखते हैं। तो बैतूल जिले से विकासखंड कौन कौन से? चिचोली, घोड़ा डोंगरी, भीमपुर, भैंसदेही, शाहपुर और आठनेर। नर्मदापुरम से केसली है। छिंदवाड़ा से जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया और बिछिया जो है ये कहाँ से है? छिंदवाड़ा जिले से। पाणुना से कोई भी नहीं। सिवनी से जो है वो कुरई, लखनादौन, घनसौर, धनोरा और छपारा। कुरई, लखनादौन, घनसौर, धनोरा और छपारा ये कहाँ से है? सिवनी से। बालाघाट से पारसवाड़ा, बिरसा और बैहर। बालाघाट से कौन से विकासखंड है? बालाघाट से पारसवाड़ा, बिरसा और बैहर। मंडला से नैनपुर, मंडला, मोहगांव, घुघरी, बिछिया, मवई, बीजाडोंडी
डोंडी, नारायणगंज और निवास। मंडला से कौन से हैं? नैनपुर, मंडला, मोहगांव, घुघरी, बिछिया, मवई, बीजा डोंडी, नारायणगंज और निवास। डिंडोरी से कौन से हैं? तो मेहंदवानी, शाहपुरा, डिंडोरी, अमरपुर, समनापुर, बजाग और करंजिया। डिंडोरी से कौन है? मेहंदवानी, शाहपुरा, डिंडोरी, अमरपुर, समनापुर, बजाग और करंजिया। इसके बाद अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख अंचल या क्षेत्र के आधार पर जनजातियों का वितरण। सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा क्षेत्र के बारे में। मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा मालवा के पठार और नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो है वो मालवा के पठार और नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र में हमें मुख्यतः भील भिलाला जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है देखने को मिलता है। इसके बाद हम मालवा क्षेत्र में किसका? भील और भिलाला जनजाति। निमाड़ क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम हिस्सा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिम तथा मध्य भाग जो है ये क्या कहलाता है? निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम हिस्सा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिम एवं मध्य भाग ही है जो क्या कहलाता है? निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। और निमाड़ क्षेत्र में हमें भील जनजाति, कोरकू जनजाति और गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र देखने को मिलता है। तो भील निमाड़ क्षेत्र में मोस्टली हमें कौन देखने को मिलते हैं? भील, कोरकू और गोंड जनजाति। कौन देखने को मिलते हैं? भील, कोरकू और गोंड जनजाति देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम चंबल क्षेत्र में देखते हैं तो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा मध्य भारत का पठार का क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है और मध्य भारत का पठार का क्षेत्र जो है उसे ही क्या कहा जाता है? चंबल क्षेत्र कहा जाता है। और चंबल क्षेत्र में मोस्टली हमें सहरिया और खैरवार जनजाति का क्षेत्र देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है? सहरिया और खैरवार जनजाति का क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में। तो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा बुंदेलखंड के पठार और केन तथा बेतवा नदी के मध्य का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा बुंदेलखंड का पठार और केन तथा बेतवा नदी के मध्य का क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें कोंदवार सहरिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कहलाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें कोंदवार और सहरिया जनजाति का क्या है? प्रमुख निवास क्षेत्र देखने को मिलता है। बुंदेलखंड क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बुंदेलखंड का पठार और केन तथा बेतवा नदी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें कोंदवार सहरिया जनजाति का क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके बाद हम बघेलखंड क्षेत्र की ओर देखते हैं तो मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी हिस्सा और रीवा पन्ना का पठार एवं सोन नदी घाटी क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? बघेलखंड क्षेत्र कहलाता है। और बघेलखंड क्षेत्र में हमें कोल, बैगा, गोंड जनजाति प्रमुखता से निवास करती हैं। तो बघेलखंड क्षेत्र में हमें कौन सी जनजातियां देखने को मिलती हैं? कोल, बैगा और गोंड जनजाति। इसके बाद हम बात करते हैं महाकौशल क्षेत्र के बारे में। महाकौशल क्षेत्र में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, नर्मदा नदी घाटी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य का क्षेत्र एवं मध्य सतपुड़ा श्रृंखला एवं पूर्वी सतपुड़ा श्रृंखला का तराई का क्षेत्र, बघेलखंड के पठार का क्षेत्र, इसे ही क्या कहा जाता है? महाकौशल क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ महाकौशल क्षेत्र में हमें बैगा, गोंड, भारिया, कोरकू जनजाति का ये क्या है? प्रमुख निवास क्षेत्र है। तो बैगा, गोंड, भारिया और कोरकू ये जो है ये चार जनजातियां हैं ये महाकौशल क्षेत्र में निवासरत हैं। बैगा, गोंड, भारिया और कोरकू जनजाति। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनके संकेंद्रण के क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी? गोंड। तो ये गोंड जो जनजाति है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में निवासरत है। भील भिलाला ये धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन और खंडवा में हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर? तो ये जो भील भिलाला जनजाति है ये धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन और खंडवा में। सहरिया जनजाति हमने देखा है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। तो शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, गुना, विदिशा और राजगढ़ इन जिलों में हमें सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। बैगा जनजाति का संकेंद्रण क्षेत्र जो है या संकेंद्रण वाले जिले जो हैं शहडोल, मंडला, सीधी और बालाघाट। भारिया का मोस्टली अगर हम देखें तो ये दक्षिण पूर्वी भाग हमें देखने को मिलेगा। तो जबलपुर, मंडला, शहडोल, बिलासपुर, छिंदवाड़ा और पन्ना। भारिया जनजाति का जो संकेंद्रण जिला है वो कौन सा है? जबलपुर, मंडला, शहडोल, बिलासपुर, छिंदवाड़ा और पन्ना। कोल जनजाति
सतना, रीवा, शहडोल और सीधी। सऊर जनजाति हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर और दमोह जिला। सऊर जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर और दमोह जिला। कोरकू जनजाति खंडवा, बैतूल, देवास और नर्मदापुरम। कहाँ पर? खंडवा, बैतूल, देवास और नर्मदापुरम में। अगरिया जनजाति मंडला, सीधी, शहडोल में देखने को मिलती है। पनिका जनजाति शहडोल और सीधी में। सोर जनजाति सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ में। धनवार जनजाति हमें बिलासपुर में देखने को मिलती है। प्रधान जनजाति सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है प्रधान? शिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल में। इसके बाद खैरवार जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? तो खैरवार जनजाति जो है ये सीधी, शहडोल, पन्ना और छतरपुर में देखने को मिलती है। कहाँ पर? सीधी, शहडोल, पन्ना और छतरपुर में। इसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में गोंड ही ऐसी जनजाति है जो सभी जनजातीय पेटियों में पाई जाती है। फिर भी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश इनका क्या है? प्रमुख क्षेत्र है। इनके अलावा अन्य जनजातियों के निवास के सीमित और निश्चित क्षेत्र हैं, जैसे कि भील और भिलाला पश्चिम क्षेत्र में। सहरिया जो जनजाति है ये उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और बैगा, मंडला और बघेलखंड पठार में रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो गोंड जो है ये पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर गोंड को छोड़ दिया जाए तो अगर हम देखें तो भील और भिलाला ये पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। सहरिया उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। बैगा जो है मंडला और बघेलखंड पहाड़ पठार में रहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कोलो का मुख्य क्षेत्र रीवा के आसपास वाला है। कोरकू मध्य सतपुड़ा क्षेत्र के वासी हैं। सऊर और सोर बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या है? जनजातियां हैं। तो अगर हम बात करें तो कोलो का मुख्य क्षेत्र रीवा के आसपास वाला है। कोरकू मध्य सतपुड़ा क्षेत्र के वासी हैं। सऊर और सोर जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या है? जनजातियां हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या है? जनजातियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनजातीय संयोजन के बारे में। जनजातीय संयोजन में अगर हम देखें तो प्रत्येक जिले में एक से अधिक जनजातियां रहती हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जिलों की प्रमुख जनजातियों को पहचाना जाए। तो जिले की प्रमुख जनजातियों के समूह को ही जनजातीय संयोजन कहा जाता है। तो जिले की प्रमुख जनजाति जो समूह होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? जिले की प्रमुख जनजाति समूह को ही क्या कहा जाता है? जनजातीय संयोजन कहा जाता है। संयोजन बनाने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें जनजातियों की संख्या के आधार पर उनका क्रम निर्धारण कर सबसे सरल तरीका है। तो संयोजन बनाने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। इनमें जनजातियों की संख्या के आधार पर उनका क्रम निर्धारण करके सबसे सरल तरीका है जिसमें हम जनजाति संयोजन बना सकते हैं। दूसरा, न्यूनतम विचलन विधि प्रचलित या सांख्यिकीय विधि जिसे कहा जाता है, ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जनजाति संयोजन कर सकते हैं। अब हम जनजातियों का पदानुक्रम देखते हैं। अगर प्रत्येक जिले की प्रथम 4 जनजातियों पर विचार किया जाए तो राज्य में 27 जनजातीय समूह हैं। अगर प्रत्येक जिले की प्रथम 4 जनजातियों पर विचार किया जाए तो 4 में 27 जनजातीय समूह हैं, जिनका स्थान 1 से 4 के मध्य है। इनमें केवल 6 जनजातियां ही जो हैं वो क्या हैं? प्रथम स्थान पर हैं। इनमें से अकेले गोंड जनजाति 24 जिलों में प्रथम स्थान पर है। ये जिले एक विस्तृत भूभाग के रूप में दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भागों में क्या है? फैले हुए हैं। गोंड के बाद भील और भिलाला जनजाति है जो 11 जिलों में क्या है? प्रथम स्थान पर है। मतलब सबसे ज्यादा कौन पाई जा रही है? क्षेत्र के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जा रही है? गोंड जनजाति। और गोंड के बाद किसका नाम आता है? भील और भिलाला जनजाति का आता है, जो कि कहाँ कितने जिलों में पाई जा रही है? 11 जिलों में। गोंड जनजाति कितने जिलों में पाई जा रही थी? 24 जिलों में पाई जा रही थी। इसके बाद संपूर्ण पश्चिमी भाग पर भील और भिलाला जनजाति ही प्रथम स्थान पर है। प्रथम कोटि की जनजातियों में सहरिया भी है। तो मतलब अगर हम संपूर्ण पश्चिम भाग में अगर हम देखें तो भील और भिलाला जनजाति ही प्रथम स्थान पर है, और प्रथम कोटि की जनजातियों में कौन है? सहरिया भी है। यह उत्तर पश्चिम के 6 जिलों में सबसे प्रमुख है। तो मतलब अगर हम उत्तर पश्चिम में बात कर रहे हैं तो 6 जिलों में जो पाई जाती है वो मुख्यतः कौन सी जनजाति है? वो सहरिया जनजाति है। टीकमगढ़ और छतरपुर में सोर जनजाति, टीकमगढ़ और छतरपुर में कौन सी जनजाति? सोर जनजाति। और रीवा जिले में कोल जनजाति का क्या है? प्रथम स्थान है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि टीकमगढ़ और छतरपुर में कौन सी? सोर जनजाति। और रीवा जिले में कौन सी? कोल जनजाति का क्या है? प्रथम स्थान है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों का राजनीतिक वितरण, जो कि हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा फ्रेंड्स। हम इसके आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये
फ्रेंड्स, आपको ये सेशन पसंद आया हो, मध्य प्रदेश में जनजातियों का राजनैतिक वितरण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि हम 10 दिनों में ये निर्माण आईएएस की पूरी बुक को पूरी तरीके से एमसीक्यू सहित सॉल्व कर सकें। और आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई हों। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।